हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके बायो के आनुवंशिकी एवं जैव विकास के बारे में, कि जो आनुवंशिकता है और जो जैव विकास है। तो इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं आनुवंशिकता एवं जैव विकास के चैप्टर को। और आपको पता है कि हम लोग हिट गेस क्वेश्चंस के सीरीज को हम लोग देख पा रहे हैं। इससे पहले जो है आपके 3 या 4 वीडियो जो है बायो के और फिजिक्स के पूरा चैप्टर के आपके हिट क्वेश्चन को दे दिया गया है। तो उन सारे वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया गया है। और जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है वे टॉपिक वाइज, और उस टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में, वे सारे क्वेश्चन। और यकीन मानिए कि अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को देख कर जाते हैं तो आपका एग्जाम बहुत बहुत अच्छा जा सकता है। तो बच्चा, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट न करते हुए देखते हैं कि क्या है इस टॉपिक का। तो इस टॉपिक में पहला जो टॉपिक आप कवर करेंगे हम लोग इस वीडियो में, वे है आनुवंशिकता का परिचय। कि जो हेरिडिटी है उसका इंट्रोडक्शन क्या है, इनसे क्वेश्चंस क्या बन सकता है आनुवंशिकता से। आनुवंशिकता से जो क्वेश्चन बन सकता है, पहला ही क्वेश्चन यह बनेगा कि आनुवंशिकता क्या है। अगर आप इनको कर पाए तो कर लीजिए, आनुवंशिकता क्या है। फिर अगला क्वेश्चन कि मनुष्य में गुणों की जो वंशानुगुणति है, जो एक वंश से दूसरे वंश, तो वंशानुगति किस बातों पर आधारित होती है। तो आपको बताना है कि जो मनुष्य है उनके गुणों की जो वंशानुगणित जो गति है, जो एक वंश से दूसरे वंश में जो जाता है, वो किस पे आधारित होता है। डीएनए क्या है, डीएनए को आपको बताना है। फिर गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम क्या होता है, इसको कवर करिए। और फिर जो बन सकता है कि गुणसूत्र का सुगठित चित्र बनाइए। तो आनुवंशिकता से एक क्वेश्चंस बन सकते हैं। और क्या बन सकते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चंस, और जो बन सकते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चंस वे है कि गुणसूत्रों की संख्या और संरचना में क्या अंतर है। गुणसूत्र की संख्या और संरचना क्या है। लक्षणों का संचरण, जो लक्षण है उनका संचरण कैसे होता है, यानी एक लक्षण से दूसरे लक्षण की जो संचरण है वह कैसे होता है। फिर अगला, ऑटोसोम और लैंगिक गुणसूत्र में क्या अंतर है। ऑटोसोम और जो लैंगिक गुणसूत्र है उसमें क्या अंतर है। और फिर बन सकता है कि जीन क्या होता है और इसका क्या कार्य है। जीन क्या होता है और इसका क्या कार्य है। फिर गुणसूत्र और जीनों के बीच क्या संबंध है, आपको बताना है कि जो गुणसूत्र है और जो जीन है उनके बीच क्या संबंध है। तो इन सारे क्वेश्चंस को देख के जाइए कि गुणसूत्र की संख्या और संरचना में क्या अंतर है, लक्षणों और संचरण कैसे होते हैं, ऑटोसोम और लैंगिक गुणसूत्र में क्या अंतर है, इन सारी चीजों को। अब देखते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक इससे क्या है, तो अगला जो टॉपिक दूसरा है वो बन सकता है मंडल के, जो मंडल है उनके मंडल के प्रयोग और सिद्धांत। तो मंडल साहब से क्या बन सकता है, पूछा पहला कि मंडल कौन थे और उन्होंने क्या अध्ययन किया था। मंडल कौन थे और उन्होंने क्या अध्ययन किया था, ये बन सकता है। दूसरा क्या बन सकता है कि मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग क्यों किया। मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग क्यों किया। और फिर मेंडल के संकरण प्रयोग का विवरण दीजिए, कि जो मेंडल हैं उनके संकरण प्रयोग का विवरण दीजिए। बताना है कि मेंडल ने संकरण प्रयोग का विवरण क्यों दिया था। उसके बाद मेंडल के जो वंशगति का नियम बताइए, जो मेंडल है उनके वंशगति का नियम क्या है। फिर एक लक्षण संस्करण, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, उसको समझाइए। तो मेंडल में ये सारे क्वेश्चंस को आप देख पा रहे होंगे, तो इन सारे क्वेश्चंस को जरूर बनाइए। और बाबू, जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं हर साल आपके एग्जाम में किन्हीं कोई क्वेश्चनों में से हर साल बनता है। तो ये देख लीजिएगा, जब एग्जाम होगा तो जरूर मिलवाएंगे भी कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको लड़े हुए हैं। मेंडल के प्रयोग से और क्या बन सकता है कि द्विलक्षण जो संकरण है क्या होता है, आपको बताना है कि जो दो लक्षण जो संकरण है उसको क्या कहते हैं। फिर आगे, प्रमुख और अप्रमुख लक्षण में क्या अंतर है, कि जो प्रमुख है और अप्रमुख लक्षण है उसमें क्या अंतर है। F1 और F2 पीढ़ी क्या होती है, जो F1 और जो F2 पीढ़ी है वो क्या होती है। फिर मेंडल के निष्कर्ष किस वैज्ञानिक ने पुनः पुष्टि किया, कि जो मेंडल साहब का जो निष्कर्ष है उनको पुनः पुष्टि किसने की। तो ये रहे आपके मेंडल से क्वेश्चंस। लिंग निर्धारण से जो सेक्स वाले हैं उनसे संबंधित क्या है। लिंग निर्धारण जो टॉपिक उससे क्या बन सकता है, पहला लिंग निर्धारण क्या है, दूसरा मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कैसे होती है। लिंग निर्धारण क्या है, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण
की प्रक्रिया कैसे होती है, कि कौन सा पुरुष होगा, कौन सा महिला होगी, इत्यादि इत्यादि। नर और मादा में गुणसूत्र में क्या अंतर है, कि जो नर हैं और जो मादा है उनके गुणसूत्र में अंतर क्या है। अगला कि अगर गुणसूत्र XX और या XY लिंग वाले गुणसूत्र क्या होते हैं, यानी XX और XY वाले गुणसूत्र क्या होते हैं। पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इन सारे क्वेश्चंस को आपको देखना है और इन क्वेश्चंस को बनाना भी। हम लोग इसके जरूर इसके जो सारे क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, आप एक बार अपने से लिखने का प्रयास करिए। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चंस का आंसर भी जो है इस YouTube चैनल पे आपको मिलेगा, तो आपको उसको चिंता नहीं करना है। आपसे जितना हो पा रहा है इस क्वेश्चंस को लिखने का, उन सारे क्वेश्चंस को लिख लीजिए। अगर नहीं लिख पा रहे होंगे तो हम सारे वीडियोज में सारे टॉपिक वाइज करके सारे क्वेश्चंस को डालेंगे। अगला इस वाले को देखना है। अच्छा, पिछला वाला देख चुके हैं, इसमें देखिए ये वाला जो टॉपिक है कि विविधता और प्रजनन। जो विविधता और प्रजनन से क्या बन सकता है, तो विविधता और प्रजनन से जो क्वेश्चन बन सकता है कि प्रजनन से आनुवांशिक विविधता कैसे उत्पन्न होती है, कि जो प्रजनन से है उसमें आनुवांशिक विविधता कैसे उत्पन्न होती है। दूसरा, डीएनए प्रतिकृति का महत्व क्या है, कि जो डीएनए प्रतिकृति है उसका महत्व क्या है। फिर वंशगति के दौरान लक्षणों में विविधता क्यों आती है, वंशगति के दौरान जो है लक्षणों में विविधता क्यों आती है, तो इसको कवर करिएगा। गुणसूत्र विभाजन के दौरान विविधता कैसे उत्पन्न होती है, इसको बताइए। और डीएनए और विविधता में क्या संबंध है, कि जो डीएनए है और विविधता है इनमें क्या संबंध है। तो ये आपके विविधता और प्रजनन से टॉपिक से संबंधित। अगला जो टॉपिक है वह है जैव विकास से। जैव विकास से क्या बन सकता है भाई, तो जैव विकास में जो क्वेश्चन बन सकता है कि पहला ही क्वेश्चन है कि जैव विकास क्या है। दूसरा, जैव विकास के विषय में आप क्या बताता है, यानी कि जैव विकास के बारे में क्या बताता है, इसको कवर करिए। फिर जीवाश्म क्या है, तो जीवाश्म क्या है। तीसरा जो अगला क्वेश्चन है वह जीवाश्म में जैव विकास के प्रमाण कैसे प्रदान करते हैं, जो जीवाश्म है उसमें जैव विकास का प्रमाण कैसे प्रदान होता है, तो इनको कवर किया जाएगा, करना है, बनाना है। अब एक क्वेश्चन फिर क्या बन सकता है कि पक्षियों का विकास में जो डायनासोर, पक्षियों का विकास डायनासोरों से हुआ माना जाता है, क्यों। जो पक्षियों का विकास है हम डायनासोर से विकास क्यों मानते हैं, तो यह रहा जैव विकास। और क्या जैव विकास में क्वेश्चन बन सकता है कि डार्विन के विकास सिद्धांत क्या है, जो डार्विन है उनके विकास सिद्धांत क्या है। डार्विन के प्राकृतिक चयन और सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, कि जो डार्विन है उनके प्रकृति चयन सिद्धांत क्या है, उनकी व्याख्या कीजिए। जीवों में विकास का प्रमाण क्या है, जो जीव हैं उनमें विकास का प्रमाण क्या है। विकास का क्रम किस आधार पर निर्धारित किया गया है, कि जो विकास का क्रम है किस आधार पर निर्धारित किया गया है। फिर अगला, समानता और अनुकृति, जो होमोलॉगी और जो एनोलॉगी में क्या अंतर है वो ये बताना है। जातियां स्पीसीज क्या होती हैं और नई जातियों का निर्माण कैसे होता है, तो जातियां क्या है और नई जातियों का निर्माण कैसे होता है। तो इतना क्वेश्चन जो है आपके जैव विकास से बन सकते हैं। वंशगति और विकास से संबंधित, वंशगति और विकास से संबंधित क्वेश्चन, तो वंशगति और विकास के बीच का संबंध क्या है, तो याद रखिएगा वंशगति और जो विकास के बीच का संबंध क्या है। फिर डीएनए और गुणसूत्रों का अध्ययन से विकास के बारे में क्या जानकारी मिलती है, इसको कवर करेंगे। उन्हें करेंगे क्या, ये सारे क्वेश्चन सब कर लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, यानी आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं होने वाला है। फिर मनुष्य और बंदर में क्या समानता है, कि मनुष्य और बंदर क्यों सामान्य है। मानव विकास किस प्रकार हुआ है, तो मानव विकास के प्रकार को समझाने का प्रयास करिएगा। तो ये आपके रहे वंशगति और विकास से संबंधित प्रश्न, और यह इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में टॉपिक में क्या कवर किया है, वंशगति और विकास और उनसे सारे प्रश्न। फिर जैव विकास हमने कवर किया। उसके बाद विविधता और प्रजनन। तीसरा, लिंग निर्धारण कैसे होता है। दूसरा, मेंडल के प्रयोग और सिद्धांत। और जो पहला हम लोगों ने कवर किया वह था आनुवंशिकता और परिचय। तो ये रहे आपके इस चैप्टर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनको आपको बनाकर ही आपके एग्जाम देने जाना है। अगर आप यकीन मानिए इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप कवर करके जाते हैं तो आपको तो दिख जाएगा। अभी सेंटअप एग्जाम देने जो 19 नवंबर से जा रहे हैं उसमें भी आपको इन सारे ही क्वेश्चन में से देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि ये सारा क्वेश्चन आपको बेनिफिट पहुंचाए और आप मेहनत करिए और आप अपने नंबर को अच्छा से अच्छा लाने का प्रयास करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग यह सिलसिला जारी रखेंगे जब तक पूरे कवर न कर लें। फिजिक्स कवर कर लिए हैं, बायोलॉजी को पूरा कवर कर लेते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री को कवर कर लिया जाए। फिर
जब इन सारे चीज़ों को क्वेश्चंस को आपको दे देंगे कि इतना क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है, आप अपने से तैयार कर पा रहे होंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे कि सीरीज चलाएंगे कि जो क्वेश्चन हमने दिया है अगर आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं तो उन सारे क्वेश्चंस को हम जो है खुद से इसका आंसर लिखकर आपको बताएंगे और उसको हल भी करेंगे। जब हम लोग लघु उत्तरीय क्वेश्चंस के सारे प्रश्नों को बना लेंगे तो फिर हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी सीरीज आने वाला है, उसमें भी आपका टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस होगा प्रैक्टिस कराए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। और यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने मित्रों के पास जरूर पहुंचाइए।